दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि द प्रीस्ट के पार्ट 2 को मैं जल्दी से जल्दी एक्सप्लेन करूंगा, तो फाइनली आ चुका है द प्रीस्ट पार्ट 2 यानी कि द डार्क नन्स। मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको देखने में काफी मजा आएगा। पार्ट 1 से यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट दिखाया गया है, लेकिन हाँ, पिछले पार्ट के काफी सारे कैरेक्टर्स यहाँ पर होंगे। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा है यानी कि द प्रीस्ट फिल्म को नहीं देखा है, तो जाकर देख लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। और ये मूवी काफी नई है, तो रेटिंग वगैरह इधर उधर हो रही है, तो उस पर इतना ध्यान मत दीजिए। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, प्रॉपर एग्जॉर्सिज्म और डीमन गैमेगन के ऊपर है। देखने में आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है सिस्टर यूनिया नाम की एक नन को दिखाते हुए, जिसे हम एक काफी डिस्टर्ब्ड से घर में जाता हुआ देखते हैं। यहाँ पर अंदर आने पर वो एक लेडी से मिलती है जो कि पूरी तरह से डरी हुई थी, परेशान, बेहाल और हारी हुई लग रही थी, जो कि यूनिया से मदद की गुहार लगाने लगती है। अब यूनिया आगे रूम के अंदर जाती है तो वहाँ पर हम एक प्रीस्ट को दीवार के पास सट कर खड़ा हुआ देखते हैं, जिसके कंधे पर एक तलवार घुसी हुई थी और उसका असिस्टेंट यानी कि डीकन उसको संभाल रहा था। खैर तभी हम चेयर पर एक लड़के को जिसका नाम हिजून होता है उसे बंधा हुआ देखते हैं, जिसका ही एग्जॉर्सिज्म करने ये प्रीस्ट और डीकन यहाँ पर आए हुए थे। लेकिन देखकर साफ पता चल रहा होता है कि वो अपने काम में असफल हो चुके हैं, जिसके चलते सिस्टर यूनिया को आगे आना पड़ रहा था। तभी हम यहाँ पर एक पिग को भी देख पाते हैं और आखिरी मूवी से हम जानते हैं कि किसी भी डीमन को पिग के अंदर कैद करके खत्म करना होता था। खैर अब वो हिजून को देखती है और उस पर कई लीटर होली वाटर डालकर ये कहती है कि पहले वो क्लीन हो जाए क्योंकि उसे इसकी जरूरत पड़ेगी। खैर अब वो असिस्टेंट से कहती है कि वो फ्रांसिस्कन बेल को रिंग करे यानी कि प्योर बेल को, और अब वो खुद ही प्रेयर्स को रीड करने लगती है। और जबकि ऐसा बहुत कम होता है कि कोई नन जो होती है वो एग्जॉर्सिज्म वगैरह करे। खैर सिस्टर यूनिया की प्रेयर से हिजून को काफी तकलीफ हो रही थी, वो बड़बड़ाने लगता है, चिल्लाने लगता है और उसके कान से खून आना शुरू हो गया था, लेकिन उसका पोजेशन दूर नहीं होता। सिस्टर यूनिया कोशिश को जारी रखती है और डीमन का नाम पूछने लगती है, लेकिन उल्टा वो उसको ही बहुत ज्यादा मॉक करने लगता है, जहाँ पर उसकी बातों से हमको पता चल जाता है कि उसके अंदर एक डीमन नहीं था बल्कि ढेर सारे डीमंस थे। अब हिजून के अंदर जो मेन डीमन होता है जो कि सबसे शक्तिशाली था, वो यहाँ पर सिस्टर यूनिया से ये कहता है कि उन लोगों ने यानी कि प्रीस्ट वगैरह ने सारे के सारे डीमंस को उनके साथियों को हेल में भेजा, और आज वो ये कह रहा है कि वो इस साल की स्प्रिंग नहीं देख पाएगी। यानी कि वो सिस्टर यूनिया को धमकी दे रहा था। वो बोलता है कि वो एश्योर करेगा कि वो इंसानों में सबसे ज्यादा दर्द भरी मौत पाए, जिसके साथ ही हिजून वहीं बेहोश हो जाता है। और सिस्टर यूनिया यहाँ पर समझ गई थी कि उसने खाली हिजून को शांत किया है, लेकिन उसका पोजेशन अभी भी दूर नहीं हुआ था। खैर अब अगले सीन में हम हिजून को एक हॉस्पिटल में देखते हैं, जो कि असल में चर्च हॉस्पिटल था, जहाँ पर फादर पाओलो उसे ट्रीट कर रहे थे, जो कि पोजेशन वगैरह में बिल्कुल नहीं मानते। उनके हिसाब से ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, और उनकी डिसाइपल मिकाएला भी उनकी बात को फॉलो करती है। वो हिजून को डेली बेसिस पर मॉनिटर करती रहती है। अब हम फादर पाओलो को हिजून की मदर के पास देखते हैं, जहाँ पर वो उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये बीमारी है, लेकिन हिजून की माँ उनको पुराने रिकॉर्ड्स दिखाती है कि वो कब से पोजेशन में है और वो ठीक नहीं हो रहा है। साथ ही साथ एक बार उसने खुद को खत्म करने की कोशिश भी करी थी, और अब सब जगह से हार कर फाइनली वो यहाँ पर एडमिट हो चुका है। वो फादर पाओलो को लास्ट एग्जॉर्सिज्म के बारे में भी बताती है कि वहाँ पर फादर एंड्रिया फेल हो गए थे। फिर सिस्टर ऑफ लिबरेशन से यूनिया ने एग्जॉर्सिज्म कैरी किया था, जिसको सुनकर वो थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि एग्जॉर्सिज्म करने के लिए प्रीस्ट होना जरूरी है, और कैथोलिज्म में ऑर्डिनेशन रिचुअल फॉलो करके ही प्रीस्ट बनना पड़ता है, जो कि सिर्फ मेल ही करते हैं, मतलब कि फीमेल्स एग्जॉर्सिज्म कर ही नहीं सकती। मीनवाइल हम यूनिया को चर्च हेड्स के सामने देखते हैं, जहाँ पर वो उसके एग्जॉर्सिज्म के स्टेप पर उसे क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, और वो उनसे ये कहती है कि हिजून को हेल्प की एग्जॉर्सिज्म की जरूरत है, नहीं तो वो मारा जाएगा, और अगर हो सकता है तो उनको रोम से फादर किम और फादर चॉय को बुला लेना चाहिए, उनकी हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर केस बहुत ही क्रिटिकल था, और इन दोनों को आप आखिरी मूवी से जानते होंगे। लेकिन हम ये बात देख पाते हैं कि कोई भी सिस्टर यूनिया की बातों को सीरियसली नहीं लेता, और वो बोलते बोलते थक कर वापस चली जाती है। अब वो फादर एंड्रिया से मिलती है, जो कि उसे हिजून के पहले वाले सेशंस और पोजीशंस के बारे में बताकर उसकी रिकॉर्डिंग्स, बनाई हुई हॉन्टेड ड्राइंग्स और बाकी सब कुछ दे देते हैं। वो कहते हैं कि इसके अंदर जो ईविल है उसे हराना तो दूर, उसे समझना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, और लगभग ऐसा ही सिमिलर केस पहले भी हो चुका है, जिसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड मिटा दिया गया है। और यहाँ पर वो आखिरी मूवी से यंग शिन के बारे में बात कर रहे थे, और केस को मिटा देना ये बहुत ही वियर्ड चीज थी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि चर्च के अंदर ही कोई डीमन से मिला हुआ होगा? खैर अब यूनिया यहाँ से सारा सामान लेकर निकल जाती है, और हम एंड्रिया को अजीब सी हलचल करता देखते हैं, मतलब कि अब ईविल उनके अंदर आ चुका था, जैसा कि आखिरी मूवी के अंदर एग्जॉर्सिज्म करते टाइम फादर जॉन के साथ भी हुआ था, जिसके चलते वो तो हॉस्पिटलाइज तक हो गए थे। तो यहाँ पर हमें एक बात समझ में आ जाती है कि जब भी कोई फादर किसी भी व्यक्ति का एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करता है एंड इन केस वो फेल हो जाता है, तो उसके बाद होता यह है कि फादर के अंदर भी कोई ना कोई नेगेटिविटी या फिर डिमोनिक अंश आ ही जाता है। और सोच कर देखो, सबसे बड़ी बात कि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गॉड को समर्पित करी, लेकिन ये
डीमन कितना पावरफुल रहा होगा कि उन्होंने फादर को अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया था। अब यूनिया फादर पाओलो से मिलने जाती है, जहाँ पर वो उनसे हीजून के एग्जॉर्सिज्म की परमिशन लेना चाहती थी, लेकिन हम जानते हैं कि उनको पोजेशन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। इवन वो गॉड के बारे में भी यही कहते हैं कि वो हेवन में है और वो यहाँ पर हमारे साथ नहीं है, ना ही यूनिया के साथ है। वो उन्हें समझाने की भी कोशिश करती है कि दुनिया भर में 12 इविल स्पिरिट्स हैं, 12 डीमंस हैं, जिनके बारे में ऑलरेडी हम पार्ट 1 में जिक्र कर चुके हैं। वो उनको बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनते। साफ कह देते हैं कि जब तक हीजून उनका पेशेंट है तब तक वो उस पर एग्जॉर्सिज्म नहीं होने देंगे, और वो भी अपनी बात पर अड़ी रहती है कि उसे कैसे भी करके हीजून को बचाना होगा और वो एग्जॉर्सिज्म करके रहेगी। मीनवाइल हम हीजून की माँ को देखते हैं, जिसे उसके कर्जदार फोन कर कर परेशान कर रहे थे, उसे गालियां दे रहे थे, ये भी कह रहे थे कि उसका पति मारा गया और ऐसे ही उसका पागल बेटा भी मारा जाएगा। और ये सुनते सुनते अब वो थक चुकी थी, कोई भी हेल्प उसे नहीं मिल रही होती। वो अब एक गहरी सांस लेती है, एक लार्ज पेन उठाती है और हीजून को आंख भर कर देखती है, और उसके अगले ही पल वो विंडो से नीचे कूद कर खुद को ही खत्म कर लेती है। सभी लोग हॉस्पिटल से बाहर आते हैं और यहाँ यूनिया इविल स्पिरिट्स की आवाज को सुन रही थी और वो उनको भगाने की कोशिश करती है, जो चीज मिकेला नोटिस कर लेती है। अब रात को यूनिया मिकेला से मिलती है और उससे हेल्प मांगती है कि वो एग्जॉर्सिज्म में उसकी हेल्प करे, लेकिन मिकेला उसे साफ मना कर देती है। और अब वो रिवील करती है कि वो इविल विस्पर्स को सुन सकती है और ये उसकी स्पिरिचुअल एबिलिटी है। वो मिकेला से उसकी एबिलिटी के बारे में पूछती है, क्योंकि वो जानती है कि वो एक डीमन स्पॉन है, और जो डीमन स्पॉन्स होते हैं उनके पास में कोई ना कोई खास शक्ति होती है। साथ ही साथ उनकी डेस्टिनी होती है कि वो शेमन बने, लेकिन मिकेला ने अलग ही रास्ता चूज कर लिया और वो अपने अंदर गिल्ट को कम करने के लिए हॉस्पिटल में काम करती है। खैर अब मिकेला इन बातों से परेशान होकर जाने लगती है और तभी यूनिया उसे हीजून का सामान देती है और कहती है कि वो इसको देखकर सारी चीज डिसाइड करे। अब हम मिकेला को उसके घर में देखते हैं, जहाँ पर वो अपने टैरो कार्ड्स निकालती है, जिन्हें वो हमेशा छुपा कर रखती थी, और उसकी एबिलिटी असल में यही है कि वो फ्यूचर देख सकती है। उसे काफी ज्यादा भयानक हॉन्टेड विजन्स आते हैं जिनमें वो गोड्स को देखती है। खैर अब यहाँ पर वो टैरो कार्ड्स में 2 कार्ड्स को पिक करती है, एक तो आता है द डेविल और दूसरा आता है हाई प्रीस्टेस, और हम उसका फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर वो और उसकी बहन दोनों ही असल में डीमन स्पॉन्स होती हैं। और डीमन स्पॉन्स उन बच्चों को कहा जाता है जो कि पजेस्ड हुई लेडी के साथ इंटीमेट होने से पैदा होते हैं। यानी कि अगर कोई लेडी पोजेशन में है और उसके साथ कोई इंटीमेट होता है, तो वो जो बच्चा होता है उसके पास में डीमंस की कुछ ना कुछ शक्तियां रहती हैं, यानी कि ये बच्चे खास होते हैं। खैर अब हम देख पाते हैं कि मिकेला की बहन पोजेशन में आकर खुद को खत्म कर लेती है, और मिकेला के माता पिता उसका शेमन रिचुअल कराते हैं, लेकिन वो उससे हमेशा दूर भागती रही और तब से लेकर आज तक उसे उसकी डेड बहन के विजन्स हॉन्ट करते रहते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, मिकेला सो रही होती है कि तभी उसे वही सब गोट और इविल वाले नाइटमेयर्स आ रहे थे। अब तभी यूनिया उसे कॉल करती है, जो कि उससे ये कहती है कि उसके नाइटमेयर्स के बारे में वो जानती है, क्योंकि वो इविल विस्पर्स को इविल को महसूस कर सकती है। खैर अगले दिन वो दोनों ही हीजून को लेकर हाइवॉन के पास में जाती हैं, जो कि पहले यूनिया के साथ नन हुआ करती थी, लेकिन अब वो एक शेमन बन चुकी है और बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है। जैसा कि मैंने बताया कि डीमन स्पॉन्स की डेस्टिनी होती है वो शेमन बन सकते हैं। खैर वो उन लोगों से बात करके बताती है कि अगर वो एग्जॉर्सिज्म कर भी लेते हैं तो भी उस स्पिरिट की फैमिली आगे पोजेशन कैरी करने लगेगी, और ये डेस्टिन्ड होता है जस्ट लाइक डीमन स्पॉन। और डीमन स्पॉन्स को या तो मर जाना चाहिए या फिर अपना फेट पूरा कर देना चाहिए, यानी कि शेमन बन जाना, जिसको सुनकर मिकेला चिढ़ जाती है क्योंकि वो अपनी डेस्टिनी से दूर भाग रही थी। फिर अब यहाँ हाइवॉन वाटर रिचुअल शुरू करती है, लेकिन इविल जो होता है वो हीजून को कहता है कि वो ऐसे वापस नहीं जाएगा और रिचुअल फेल हो जाता है, जिसके अंदर इस्तेमाल होने वाले सारे के सारे जानवर मारे जाते हैं, और हाइवॉन भी इससे थोड़ी परेशान हो जाती है। हम जानते हैं कि कोरिया के अंदर जो शेमनिज्म होता है उसके अंदर जानवरों की बलि दी जाती है, उनका इस्तेमाल करा जाता है। अब हाइवॉन और यूनिया की बातों से पता चलता है कि असल में यूनिया को कैंसर है, जिसकी मृत्यु हाइवॉन सेंस कर पा रही थी, तो वो उसे अपना ख्याल रखने की सलाह देती है। खैर अब हम मिकेला को हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं, जो कि फादर पाओलो से मिलती है, और वो उससे ये कहते हैं कि उसने यूनिया की बात क्यों मानी, वो उसके साथ क्यों गई थी। यहाँ पर वो फादर किम का भी जिक्र करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से फादर किम एक कल्ट का हिस्सा थे, यानी कि जो भी प्रीस्ट एग्जॉर्सिज्म पर विश्वास रखते हैं वो उनको कल्ट का हिस्सा मानता था। वो यही बताता है कि यूनिया तो फादर किम के कल्ट का पार्ट है और वो उनकी ही स्टूडेंट रह चुकी है, लेकिन मिकेला वहाँ पर क्यों गई थी। और मिकेला तो जानती है कि हीजून ठीक हो जाएगा, ये पोजेशन नहीं है, क्योंकि 15 साल पहले ऐसे ही मिकेला यहाँ पर आई थी, जो कि अब बिल्कुल ठीक है, और वो भी हीजून जैसी ही इविल ड्राइंग्स बनाती थी। उसे हेलुसिनेशंस होते थे जो कि अब नहीं होते, लेकिन तभी वो शॉकिंग बात बताती है कि उसे अभी भी ये हेलुसिनेशंस होते हैं, यानी कि ये डरावने सपने आते हैं। खैर अब वो बाहर जाती है तो उसको एक लेडी मिलती है, जो कि उससे ये कह रही थी कि वो अब अपने बेटे के पास जा रही है, और उसका पूरा शरीर काला पड़ जाता है और वो अचानक से गायब भी हो जाती है। परेशान मिकेला उसके रूम में जाती है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि वो लेडी जस्ट अभी खत्म हुई है, मींस अभी उसकी बात उसकी स्पिरिट से हुई थी। अब वो अपने घर आ जाती है, जहाँ पर उसे हॉन्टिंग्स परेशान कर रही थी, और अब वो यूनिया को बुलाती है और कहती है कि उन्हें हीजून को बचाना ही होगा, यानी कि उसको भी विश्वास था कि हाँ ये चीजें सच होती हैं। खैर अब वो दोनों कॉन्वेंट जाने लगती हैं, जहाँ पर फादर पाओलो उसे ले गए हैं, और रास्ते में उन्हें सर कटे गोड्स की अनगिनत लाशें मिलती हैं। खैर अब कॉन्वेंट के अंदर उन्हें फादर पाओलो मिलते हैं, जिन्होंने हीजून को कैद कर दिया था, क्योंकि अब वो पूरे पोजेशन में आ चुका है। एंड
कहीं ना कहीं फादर पाओलो भी अंदर ही अंदर जानते हैं कि हाँ, ये पोजीशन ही है। खैर अब ये तीनों ही हीजून के सामने आ जाते हैं और हीजून के अंदर का डीमन सबको मॉक करने लगता है, सबको मारने की धमकी देकर हंसने लगता है। खैर अब यूनिया होली वाटर के अंदर अपना खून डालकर उसे जीसस क्राइस्ट का खून बनाती है, लेकिन वो हीजून पर उसे डाल पाए इससे पहले ही एक हुक टूटकर नीचे गिरता है, जिससे कि वो हीजून को बचा लेती है और अब वो उसे ही चोक करने लगता है। साथ ही साथ वो अपनी शक्तियों से फादर पाओलो को भी चोक करने लगा था। मिकेला वक्त बर्बाद ना करते हुए होली वाटर उसके ऊपर डाल देती है तो वो अभी फिर से ठीक हो जाता है और यूनिया से कहता है कि वो उसे बचा ले, वो मरना नहीं चाहता क्योंकि वो जानता है ये डीमन उसे खत्म कर देगा। खैर अब थोड़ी देर के बाद में यूनिया और मिकेला बात करती हैं और यूनिया ये कहती है कि उन्हें एग्जॉर्सिज्म पूरा करने के लिए उस डीमन का नाम जानना होगा कि वो 12 डीमंस में आखिर कौन सा है। अब मिकेला उसे टैरो कार्ड रीड करके बताती है कि कार्ड के हिसाब से उन्हें एक थर्ड पर्सन चाहिए होगा और यूनिया फादर एंड्रिया के पास में जाती है, लेकिन अब वो धीरे धीरे इविल होते जा रहे थे तो वो उनका एग्जॉर्सिज्म करके वहाँ से निकल जाती है। अब यूनिया और मिकेला रोम जाती हैं ताकि फादर किम और चॉय को अपने साथ ले सकें, लेकिन वो दोनों अभी किसी और मिशन पर गए हुए थे और फादर किम ने उसे संदेश भेजा था कि वो कैसे भी हीजून को बचाए और 12 इविल स्पिरिट्स 12 एनिमल्स की फॉर्म में ही रहते हैं और हमने स्टार्टिंग से देखा है कि यहाँ पर हमेशा इनका जिक्र जानवर से जुड़ा हुआ था, यानी कि डीमंस का सिंबल जानवरों से जुड़ा हुआ है। अब मिकेला के हिसाब से यूनिया को एग्जॉर्सिज्म करने के लिए टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग उन्हें की ऑफ हेवन भी चाहिए होगी, लेकिन वो एक प्रेशियस रेलिक है जिसे वेटिकन में रखा गया है और वो उसे नहीं मिल सकता। इसी बीच वो हाईवॉन से भी मिलती है और अब वो भी उनका साथ देने से मना कर देती है। हालांकि वो उनको ये बात जरूर बताती है कि आज आधी रात के बाद लूनर मंथ का पहला दिन शुरू हो जाएगा और उनको जो कुछ भी करना होगा उससे पहले ही करना है, क्योंकि उसके बाद में इविल शक्तियाँ बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगी, जिसके बाद में चीजें इतनी भयानक होंगी कि उनको रोक पाना काफी मुश्किल है। अब वो दोनों वापस लौट जाती हैं और वो चर्च हेड से मिलती हैं, जो कि उससे ये कहते हैं कि उसे अनऑफिशियल एग्जॉर्सिज्म की परमिशन मिल चुकी है, जिसके अंदर उनके साथ फादर पाओलो भी रहेंगे, जो कि एक डॉक्टर भी हैं, तो उनका होना वहाँ पर बहुत जरूरी था। लेकिन वो ये कहती है कि वो पोजेशन को ही नहीं मानते तो वहाँ पर उनका होना सही नहीं है, लेकिन हेड ये कहते हैं कि ये एक रूल है, वहाँ पर प्रीस्ट का और डॉक्टर का होना जरूरी है। अब वो उनसे उस रेलिक को मांगती हैं, लेकिन यहाँ पर हेड ये कहते हैं कि अनऑफिशियल एग्जॉर्सिज्म के अंदर उसे रेलिक नहीं मिल सकता और अगर वो उसे कैसे भी लेने की कोशिश करती है तो अपनी अथॉरिटी को वो खो देगी। खैर अब अगला दिन शुरू हो जाता है और आज है एग्जॉर्सिज्म, जिसके लिए यूनिया को वो रेलिक तो मिल चुका है, लेकिन उससे साफ कहा गया है कि उसे कैसे भी करके इविल स्पिरिट को, इविल डीमन को डिस्ट्रॉय करना होगा, चाहे उसके अंदर हीजून बचे या फिर ना बचे। इनका मेन मकसद उस डीमन को खत्म करना था, उसे वापस नर्क में भेजना था। अब वो और मिकेला हीजून को लेकर उसके घर पर जाती हैं, जहाँ पर उसका एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म होगा और फादर पाओलो भी उन्हें ज्वाइन करते हैं। खैर वो उन दोनों को ब्लेस करते हैं और ये तीनों प्रेयर्स करते हैं, जिसके बाद यूनिया अपना एग्जॉर्सिज्म शुरू करती है, जो कि सीधा असर नहीं करता क्योंकि डीमन हद से ज्यादा शक्तिशाली है। सबसे बड़ी बात आपने नोटिस करी होगी कि यहाँ पर फादर पाओलो के अंदर चेंजेस आए थे, उन्हें पोजीशन देखकर अंदाजा लग चुका था कि ये नॉर्मल चीज नहीं थी। खैर अब हीजून के अंदर का डीमन उसे गंदी गंदी गालियां देता है, उसके साथ गलत संबंध बनाने के लिए कहता है और बताता है कि उसने ही उसकी माँ को प्रेग्नेंट किया था और ये वही डीमन स्पॉन वाली बात थी जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। खैर यहाँ यूनिया खुद को मजबूत रखती है, अपना विश्वास डगमगाने नहीं देती। वो उसका नाम पूछती है कि वो डीमन है कौन, लेकिन डीमन उसे अपना नाम नहीं बताता, जिस पर यूनिया डीमन से कहती है कि वो अकेला है और उसके पास शक्ति नहीं है, लेकिन डीमन ये कहता है कि वो सारे के सारे डीमंस एक ही हैं और अब उसको मौका मिला है। उसने 233 साल इंतजार किया। वो 1791 में आया था और वो 1846 में भी आया, उसके बाद में 1866 और ऐसे करके वो हर साल आता रहा। उसने कई सारे बच्चों की जान ली है और वो फिर से ऐसा करेगा। 292 बच्चे मरे। उसका ये कहना था कि वो एक एक करके सबको मारता जाएगा और उसे बच्चों से शायद नफरत थी, जिसके चलते वो सारे बच्चों को परेश करके उन्हें मारना चाहता था। अब तभी यहाँ पर बहुत तेज हलचल शुरू हो जाती है, जिसके अंदर वो यूनिया के ऊपर एक क्लोजेट को गिरा देता है। अब यूनिया यहाँ पर घायल हो चुकी थी और मिकेला उससे ये पूछती है कि उन्हें अब क्या करना होगा, तो वो उससे की ऑफ हेवन मांगती है। वो अपना एग्जॉर्सिज्म जारी रखती है और डीमन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर अब फर्क पड़ना शुरू हो जाता है क्योंकि बाहर शेमन रिचुअल भी शुरू हो चुका है, जिसके लिए वो हाईवॉन के असिस्टेंट को साथ लाई थी। खैर अब तभी वो विंडो को तोड़ देती है ताकि बाहर की आवाजें अंदर तक आ सकें और डीमन इससे बहुत परेशान हो जाता है। वो रिचुअल को सहन नहीं कर पा रहा था। हीजून की बॉडी अब काली पड़ने लगती है, जैसा कि आखिरी मूवी के अंदर भी हुआ था, और वो इविल होता चला जाता है। और अब तभी डीमन अपनी शक्ति से असिस्टेंट के ऊपर लाइट पोल गिराने लगता है, हलचल शुरू कर देता है, लेकिन वो भी बिना डरे रिचुअल को जारी रखता है। अब यूनिया यहाँ पर डीमन से साफ कह देती है कि वो उसे अपने कोख में समा लेगी, लेकिन वो बस उसे अपना नाम बता दे। और फाइनली डीमन अपनी शैडो रिवील करके अपना नाम बताता है, जो कि है द ग्रैंड ड्यूक ऑफ हेल गैमिगन।
फाइनली यूनिया को नाम मिल चुका था और वो डीमन को कमांड करती है कि वो हीजून को छोड़कर बाहर आ जाए, जिसके साथ ही एक तेज हलचल से पूरा घर बिखर जाता है और आग लग जाती है। अब यूनिया एस्ट्रल प्लेस में हीजून से मिलती है, जो कि उसे थैंक्स करता है क्योंकि अब वो बच गया था। यहाँ पर मिकेला उसे होश में लाती है और अब वो मिकेला से कहती है कि वो हीजून को चर्च में ले जाए और चर्च की बेल 3 बार बजाए ताकि वो सुन सके, जिस पर मिकेला उससे ये पूछती है कि वो क्यों नहीं चल रही और अब वो क्या करेगी। तो वो अपने पेट की ओर इशारा करती है, जिसको देखकर मिकेला टूट जाती है क्योंकि यहाँ पर यूनिया ने अब खुद को मार कर दिया था, खुद का सैक्रिफाइस डीमन को अपनी मर्जी से दे दिया और हीजून का सैक्रिफाइस को बचा लिया। अब मिकेला यहाँ से हीजून को लेकर निकलने लगती है, लेकिन रास्ते में डिमोनिक रैट्स की वजह से उनकी कार रुक जाती है। लास्ट पार्ट के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। खैर वो और असिस्टेंट भागकर आगे जाते हैं, जहाँ पर असिस्टेंट ने हीजून को पकड़ा हुआ था, लेकिन वो गिर जाता है और उसे आगे जाने का इशारा करता है। वो भागते भागते चर्च आती है और बेल को 3 बार रिंग करती है। वो वापस आकर हीजून को देखती है, जिसका शरीर काला पड़ने लगा था, लेकिन तभी वो ठीक हो जाता है, जिससे कि वो काफी खुश हो गई थी। और अब मिकेला हीजून को हॉस्पिटल भेजकर यूनिया के पास जाने लगती है। यहाँ पर यूनिया, जिसने अपनी कोक डीमन को दे दी थी, खुद को एज अ वेसल दे दिया था, सैक्रिफाइस दे दिया था, वो अपने पेट पर की ऑफ हेवन रखते हुए डीमन को वहीं सील कर देती है, क्योंकि इस की के पास में गॉड की शक्ति होती है। और अब वो प्रेयर्स करते हुए आग के दरिया में चली जाती है, जिससे कि वो तो खुद खत्म हो गई थी, लेकिन वो अपने साथ डीमन को भी खत्म कर चुकी थी। सबसे बड़ी बात कि यूनिया को एहसास था कि कैंसर की वजह से वो वैसे भी नहीं बच पाएगी, तो उसने खुद को ही सैक्रिफाइस करना जरूरी समझा, जो कि काफी ज्यादा सही मूव था उसकी तरफ से। और यही एक तरीका था जिसकी मदद से हीजून को बचाया जा सकता था, अदरवाइज उसकी जान नहीं बचती, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉपर प्रीस्ट होता ही नहीं है। किम यहाँ पर नहीं था, चॉय भी यहाँ पर नहीं था, तो इसके चलते यहाँ पर यूनिया ने ही खुद को एज अ प्रीस्ट दिखाया। उसने एक ऐसी चीज करके दिखाई जो कि कोई नहीं करता, यानी कि फीमेल्स बिल्कुल भी एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म नहीं करती थी, लेकिन उसने वो चीज करके दिखा दी जो कि कोई और नहीं कर रहा था। उसने यहाँ पर वाकई में हीजून को बचा लिया था। खैर अब अगले सीन में हम फादर पाओलो को देख पाते हैं, जो कि वेटिकन को वो की वापस कर देता है और अब वो भी चेंज हो चुका था, उसका परसेप्शन बदल चुका था कि हाँ पोजेशन होता है। अब फाइनल सीन में हम देखते हैं आखिरी मूवी के मेन लीड चॉय को, जो कि यूनिया की ग्रेव पर आए हुए थे, जिन्हें यहाँ पर मिकेला मिलती है और अब वो उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन कहाँ पर? तो हम जानते हैं कि दुनिया के अंदर जहाँ पर भी ये 12 इविल स्पिरिट्स मौजूद हैं, वो उनको खत्म करने की जिम्मेदारी लेकर निकल जाते हैं अपने अगले सफर पर। और बूम, इसी के साथ में द प्रीस्ट पार्ट 2 यानी कि डार्क नन्स मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द प्रीस्ट पार्ट 2 डार्क नन्स फिल्म की कहानी, जो कि अभी रिसेंटली ही रिलीज हुई है। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है। आई नो कि पार्ट 1 से यहाँ पर चीजें थोड़ी सी डिफरेंट थी। तो पहला चेंज तो यहाँ पर यह है कि खाली जानवर के अंदर नहीं, आप किसी इंसान के अंदर भी डीमन को एज अ सैक्रिफाइस करके ले सकते हो। बेसिकली खुद का सैक्रिफाइस कर दो, डीमन को बोलो कि वो उसके अंदर आ जाए, जिसके बाद में आप उसे सील कर सकते हो हेवन की हेल्प से, जो कि वेटिकन के अंदर है। एक और इंटरेस्टिंग बात की जरूरी नहीं है कि यहाँ पर कोई आदमी ही एग्जॉर्सिज्म करेगा। अगर किसी के अंदर फेथ है तो फीमेल भी ऐसा कर सकती है, और ये चीज यूनिया ने करके दिखा दिया था। और यहाँ पर जितने भी डीमंस का जिक्र करा गया है वो बिल्कुल असली डीमंस हैं, जो कि एग्जिस्ट करते हैं। आप उनके बारे में विकिपीडिया पर भी रीड कर सकते हो, जैसा कि पहले पार्ट के अंदर मेलफेस था और यहाँ पर गैमेगन था। और इन दोनों की ही जो शक्ल है वो बिल्कुल एनिमल के फॉर्म में ही दिखाई गई है, और इस मूवी के अंदर यही चीज हमको दर्शाई भी गई है, और इन डीमंस को यहाँ पर जानवरों से ही डिनोट करा गया है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी की सारी कहानी अच्छे समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, अदरवाइज आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट मिलेगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए